वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 16 दैट इज़ लाइट, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, सपोज कीजिए कि आप डार्क रूम में हैं, तो क्या आप जो ऑब्जेक्ट्स होंगे रूम के अंदर, क्या उन्हें देख सकते हैं? क्या आप जो रूम के बाहर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं? इनके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। तो हम ऑब्जेक्ट तभी देख सकते हैं जब जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके पहुंचती है हमारी आईज तक। लेकिन अगर डार्क रूम में है, वहाँ पे कोई लाइट ही नहीं होगी। जब कोई लाइट ही नहीं होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी ऑब्जेक्ट से। तो इसीलिए डार्क रूम के अंदर जो है हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नहीं देख सकते। लेकिन अगर लाइट है बाहर की साइड, रूम के बाहर अगर लाइट है, तो हम वहाँ के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि आउटसाइड द रूम डार्क है कि लाइट है। अगर वहाँ पे लाइट है बाहर की साइड, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हम जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होती है। क्या जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो फेलियर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का? तो ये हमने चैप्टर में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है वो फेलियर नहीं है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। वो कैसे, अभी हम करेंगे। सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन का हमें पता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होती है, स्मूथ सरफेस के ऊपर होती है। और इसमें जो इंसिडेंट रे आती हैं वो पैरेलल होती हैं आपस में। और अगर ये पैरेलल हैं और आपका प्लेन सरफेस है, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का जो सरफेस होता है वो प्लेन या स्मूथ नहीं होता, वो रफ सरफेस होता है। इस केस में रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो मूव करते हैं किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। हमें पता होता है जैसे कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आ रही हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल में जाएंगी। लेकिन इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो स्कैटर करती है रैंडम डायरेक्शन में, क्योंकि सरफेस आपका प्लेन ही नहीं है। हमें नहीं पता होता उसने किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करना है। एग्जाम्पल है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन जो होती है प्लेन मिरर से। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है जो डिफ्लेक्शन होती है आपकी रोड सरफेस पे। या फिगर ड्रा करके भी इन दोनों के बीच की डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको मेंशन किए करना है, ये आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि ये क्या रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी जब आपकी बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी इन ऑब्जेक्ट्स के साथ। और जस्टिफाई भी करना है आपने अपने आंसर को कि आप क्यों बोल रहे हो कि डिफ्यूज होगी जहाँ आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। तो सबसे पहले आपका है पॉलिश्ड वुडन टेबल। तो जो आपका पॉलिश्ड वुडन टेबल है वो आपका स्मूथ और प्लेन सरफेस होगा। तो जब बीम ऑफ लाइट इसको रिफ्लेक्ट होगी तो इस केस में आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि आपको पता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस है आपका जिसके साथ लाइट ने रिफ्लेक्ट होना है स्ट्राइक होने के बाद, हमेशा क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर आपका प्लेन सरफेस नहीं होता, उसका इरेगुलर रफ सरफेस होता है। तो जब बीम ऑफ लाइट इसके साथ स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होगी तो आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है इस केस में मिलेगी। सी पार्ट में है आपका कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का सरफेस जो है इरेगुलर है, तो इसलिए जो बीम ऑफ लाइट इसके द्वारा रिफ्लेक्ट होगी वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। डी पार्ट आपका मार्बल फ्लोर। मार्बल फ्लोर जिसपे वाटर क्या हो, फैला हुआ हो, उसके कारण आपको क्या होता है, स्मूथ सरफेस मिल जाता है। तो जब बीम ऑफ लाइट आपकी मार्बल फ्लोर के साथ क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगी इस केस में। ई पार्ट में है मिरर, जिसका स्मूथ सरफेस है। तो ऑलरेडी स्मूथ सरफेस है, तो जब यहाँ पे आपको बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगी आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द मिरर। नेक्स्ट एफ पार्ट है, यहाँ पे जो पीस है पेपर का वो स्मूथ है, अपेयर लग रहा है, लेकिन इट हैज़ माइनर इरेगुलरिटी। आपको पता है पेपर में भी छोटी छोटी इरेगुलरिटी होती हैं। तो जब बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी इसमें से तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी इस केस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको यहाँ पे स्टेट करने हैं, जस्ट बताने हैं कौन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमें पता है देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और सेकंड लॉ है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है सरफेस का वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक एक्टिविटी आपने डिस्क्राइब करनी है जिसमें आप ये शो करेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो है
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस की हुई ऑलरेडी। आपने क्या करना है, फिक्स करनी है एक वाइट शीट पेपर की, स्टिप पेपर ले लीजिए, कहाँ पे, ड्राइंग बोर्ड पे या टेबल पे। एक कॉम्ब लेना है, वो क्लोज कर देनी है, उसकी सारी ओपनिंग, सिर्फ एक ओपनिंग जो है आपने ओपन रहने देनी है जिसमें से लाइट वहाँ से पास हो सके। होल पकड़ के रखना है, कॉम्ब को परपेंडिकुलर रखना है शीट ऑफ पेपर पे। आपने लाइट पास करनी है, आप टॉर्च ले सकते हैं, और कहाँ से पास करनी है, जहाँ से आपने कॉम्ब की ओपनिंग रखी हुई है। तो वहाँ पे आपकी इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है टॉर्च की और कॉम्ब की कि आपको एक रे मिले लाइट की, कहाँ पे, पेपर पे, और दूसरी साइड पे, कॉम्ब की दूसरी साइड पे। अब अपने कॉम्ब को और टॉर्च को उसी पोजीशन पे रखना है। एक प्लेन मिरर लेना है उस लाइट के रास्ते में, ठीक है, जहाँ पे वो लाइट जा रही है ना, उसके बीच में से कॉम्ब में से निकल के दूसरी साइड उसके रास्ते में आपने एक मिरर रखना है। कट करना है कि जो शीट है वो प्रोजेक्ट कर थोड़ी सी पीछे है टेबल के, कट कर दीजिए प्रोजेक्टिंग पोर्शन शीट का मिडिल में से, और देखिए वहाँ पे रिफ्लेक्टर रे। लेकिन ये आपने श्योर रखना है कि जो आपकी रिफ्लेक्टर रे है वो एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं आप प्रोजेक्टेड पोर्शन तक पेपर के, मीन्स आपको वो वहाँ पे दिखनी चाहिए। बेंड कीजिए उस प्रोजेक्टेड पोर्शन को जहाँ पे रिफ्लेक्टर रे फॉल कर रही है। उसके बाद फिर से पेपर को ले आइए ओरिजिनल पोजीशन पे। जब जो होल शीट है पेपर की, जब आप उसे टेबल पे फैला देते हैं तो वो आपको एक प्लेन जो है उसकी तरह लगती है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है साथ में रिफ्रैक्टेड रे, वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम बेंड करते हैं पेपर पे तो आप क्या करते हो, प्लेन को अलग कर देते हो, ठीक है। वहाँ पे आपका जो एक प्लेन है वो डिफरेंट हो जाता है प्लेन में जिसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाई करती है। मीन्स आपका रिफ्लेक्टेड वाला पोर्शन जो है अलग हो जाता है जब आप बेंड करते हो पेपर को। तो हमें उस केस में रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखती। इसका मतलब कि ये तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, जो है एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। आपने यहाँ पे प्लेन को डिवाइड किया तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे दिखना बंद हो गई। तो इसीलिए ये तीनों को इस पे लाई करते हैं, आपके एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये हम ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपको। यहाँ पे एक पर्सन है 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर फ्रॉम हिज इमेज। ए पर्सन जो एक 1 मीटर है दूरी पे है अपने प्लेन मिरर के, तो उसे उसकी इमेज कितनी दूर लगेगी, वो 2 मीटर। आपको पता है डबल दिखता है, इमेज इंसान को उसकी डबल दूरी पे दिखेगी। अगर आप टच करते हो अपने डैश ईयर को, राइट हैंड को, किसके सामने, एक प्लेन मिरर के सामने, तो आपको वो क्या लगता है कि आपका राइट ईयर जो है वो आप किसके साथ टच कर रहे हो। आपको ये पता है, लेटर इन्वर्जन का केस यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आप लेफ्ट ईयर को टच करते हो अपने राइट हैंड के साथ तो वो आपको लगेगा आपका राइट ईयर है और आप टच उसे किसके साथ कर रहे हो, लेफ्ट हैंड के साथ। नेक्स्ट सी केस है, जो साइज़ होता है पीपल का वो क्या हो जाता है जब आप डिम लाइट में जाते हो। आपको पता है जब कम लाइट में आप जाते हो साइज़ होता है पीपल का वो बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है। और जब आप ज़्यादा लाइट में जाते हो तो साइज़ जो पीपल का होता है कम हो जाता है। नेक्स्ट डी पार्ट है, नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स दैट रॉड्स इन देयर आइज। नाइट बर्ड्स जो रात को देखने वाले बर्ड्स होते हैं उनके कोन्स कम होते हैं एज़ कंपेरिजन टू रॉड्स, क्योंकि उन्होंने रात के टाइम पे देखना होता है। जिनके कोन्स जो होते हैं वो कम होते हैं वो रात के टाइम पे देखते हैं, और जिनके कोन्स ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेरिजन टू रॉड्स वो दिन के टाइम पे देख पाते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ऑलवेज होता है या सम टाइम होता है या कुछ स्पेशल कंडीशन में होता है या नहीं होता है, ये हमेशा होता है। ये अब हमें पता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है और बड़े साइज़ की होती है। जहाँ फिर वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, या सेम साइज़ की होती है। प्लेन मिरर का केस बता रहे हैं। रियल होती है, ठीक है, और बड़े साइज़ की होती है। रियल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है और सेम साइज़ की होती है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आपकी जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, लेकिन जितनी ऑब्जेक्ट की इमेज होती है इतनी ही वहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको कंस्ट्रक्शन बतानी है कैल्डोस्कोप। आपको पता है कैल्डोस्कोप भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपको बहुत सारे कलर दिखते हैं। कैल्डोस्कोप किसका बना होता है, 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स हम जॉइन करते हैं और एक प्रिज्म बनाते हैं।
फिर इनको फिक्स करते हैं एक सर्कुलर कार्डबोर्ड पे, जैसे कि ट्यूब आपकी थिक चार्ट पेपर की ट्यूब भी बना सकते हो। यहाँ पे ट्यूब जो है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए आपकी मिरर स्ट्रिप से। एक एंड जो है ट्यूब का उसको अपने क्लोज कर देना है कार्डबोर्ड की डिस्क के साथ, लेकिन कार्डबोर्ड की डिस्क के ऊपर भी क्या होना चाहिए, होल, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है। सेंटर में उसके होल होना चाहिए जिससे आप अंदर की साइड देख सकें। और डिस्क को क्या करना है, ड्यूरेबल बनाना, डबल कर देना है यहाँ पे। और पीस आप इसका ड्यूरेबल कैसे बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट को इसके ऊपर क्या कर देंगे, कवरिंग कर देंगे। दूसरे एंड में हमने क्या करना है, टच करना है मिरर को, एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट इसके नीचे क्या करनी है, फिक्स कर देनी, जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है। लेकिन उस ग्लास प्लेट के ऊपर आपने कुछ पीसेस लेने हैं कलर ग्लास के, टूटे हुए पीसेस लेने हैं कलर ग्लास के, जिसके कारण क्या बनेंगी, बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस बनेंगी और वो भी कलर्ड इमेजेस बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आपने लेबल स्केच बनाना है ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई का हर एक पार्ट जो है वो आपने शो करना है, लेबल करना है डायग्राम में। तो ये आपने चैप्टर में भी देखा हुआ है, क्या था, ये आपके सिलेरी मसल्स हैं, एक्वस ह्यूमर है, ये आपका अंदर वाला पीपल है, और जो इरिस हैं जो इसको कंट्रोल करके रखते हैं, जिसके कारण आपका कंट्रोल होता है कितनी लाइट अंदर जानी है आई के। क्रिस्टलाइन लेंस है, कॉर्निया है, ये पीछे देखिए आपकी ऑप्टिक नर्व है जिसके कारण आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये आपका रेटिना है, ये सिलेरी मसल ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये जो ब्लू वाला आपका दिख रहा है ये होता है वेट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग ए लेज़र टॉर्च। जो आपकी 16.8 एक्टिविटी दी गई है आपको बुक में, वो गुरमीत चाहता है कि वो लेज़र टॉर्च का यूज़ करके वो एक्टिविटी करे, लेकिन उसके टीचर ने उसको एडवाइस किया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या बता सकते हैं कि उसकी टीचर ने उसे लेज़र टॉर्च यूज़ करने के लिए क्यों मना किया। देखिए जो इंटेंसिटी होती है लेज़र बीम की वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है एनर्जी का, वो हार्मफुल हो सकता है आइज़ के लिए। हम ऑलरेडी बताया हुआ मैंने चैप्टर में कि ज़्यादा लाइट तो है जो आँखों में आने ही नहीं देनी, लेज़र लाइट तो बिल्कुल ही नहीं आने देनी है, जिसके कारण आपके आइज़ में परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इसलिए कभी भी लेज़र बीम जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़्यादा देर तक आँखों पे नहीं आने देनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। आप अपने आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो ये भी हमने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये नेसेसरी है कि हमें अपनी प्रॉपर केयर करनी चाहिए हमारी आइज़ की। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए रेगुलर चेकअप के लिए। और अगर डॉक्टर हमें एडवाइस करे तो हमें सुइटेबल स्पेक्टिकल्स भी लगाने चाहिए। 2 लीटर टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। बहुत कम लाइट या बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो भी अच्छी नहीं होती आँखों के लिए। और कम लाइट के कारण क्या होता है, आई स्ट्रेन होता है, हेडेक होती है। ज़्यादा लाइट होने के कारण होता है जैसे कि सन हो गया, पावरफुल लैंप हो गया, लेज़र टॉर्च होगी, इसके कारण नुकसान हो सकता है रेटिना को। नेक्स्ट है, कभी भी हमें सन की साइड जब पावरफुल ज़्यादा लाइट की साइड डायरेक्टली नहीं देखना है। हमें अपनी आइज़ को रब नहीं करना है। अगर कोई डस्ट हमारी आंखों में चली जाती है तो हमें अपनी आंखों को वॉश करना है क्लीन वाटर के साथ। और तब भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। अपनी आंखों को अपने फ्रिक्वेंटली साफ़ करते रहना चाहिए साफ़ पानी के साथ। आप वेस रीड करनी है नॉर्मल डिस्टेंस पे। जब भी कोई रीड कर रहे हो, कोई चीज़ कोई पढ़ रहे हो, तो आपने नॉर्मल डिस्टेंस जो पता है 25 सेंटीमीटर होती है, इतनी डिस्टेंस पे ही ऑब्जेक्ट्स को रीड करना है। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज। कभी भी अपनी बुक को अपनी आंखों के पास आकर रख के रीड मत करें, उसको हमेशा दूर रख के ही, जहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे इतनी दूर रख के आपने उसको रीड करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है रे का। अगर रिफ्लेक्टेड एंगल आपको 90 डिग्री का दिया गया है, ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन हमें ये दिया गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। मीन्स आपको पता है जब आपकी रिफ्लेक्शन होती है, जैसे कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन उसने बताया है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इंसिडेंट रे के साथ। मीन्स ये दोनों, ये आपका अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। लेकिन हमारे पास कंडीशन है कि रिफ्लेक्शन वाला एंगल किसके इक्वल होता है, हमेशा इंसिडेंस के। तो इसकी जगह मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 2 टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये 90 के साथ डिवाइड में किया तो ये आपका 45 आ गया।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड। कितनी इमेजेस बनेंगी कैंडल की अगर हम उसको दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में रखें, जब प्लेन के बीच की डिस्टेंस जो है 40 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि हमें उस टाइम पे बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी कैंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, टू मिरर्स, दो मिरर हैं वो आपस में मिल रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे, और एक रे है लाइट की वो इंसिडेंट हो रही है एक मिरर पे और एंगल बना रही है 30 डिग्री का, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। आपने रिफ्लेक्टर रे ड्रा करनी है फ्रॉम द सेकंड मिरर। इसकी रिफ्लेक्शन जो है आपने सेकंड मिरर से शो करनी है। देखिए यहाँ पे ये था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही होगा, लेकिन वो रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगी दूसरी मिरर पे। तो यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपका 30 का है, ये आपका पूरा कितना बन जाएगा 90 का। 30 + 60 होता है ना 90, ये 60 का है तो ये भी कितना होगा 60 का। लेकिन ये जो आपका रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पे आ रही है वो इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट है तो फिर से ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, वो भी कितने डिग्री की होगी 60 डिग्री की ही, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे, आपने जैसे रिफ्लेक्टेड रे शो करनी है, एंगल नहीं पूछा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बूजो कहाँ पे खड़ा है, ए पे, ए पोजीशन पे खड़ा है बूजो ऑन द साइड ऑफ ए प्लेन मिरर। ये जो ए पोजीशन है ये एक प्लेन मिरर आपको यहाँ पे दिया गया है, इसकी एक साइड पे है। कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, क्या ये खुद को इस मिरर में देख पाएगा। कैन ही आल्सो कैन ही सी द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पी क्यू एंड आर, क्या जो पी क्यू आर की इमेजेस इसको दिखाई देंगी बूजो को। बूजो अपनी इमेज को नहीं देख पाएगा क्योंकि वो मिरर के सामने नहीं है। आपको आपकी इमेज तभी दिखाई देती है जब आप मिरर के सामने हो, लेकिन वो दूसरे ऑब्जेक्ट पी और क्यू की इमेज जो है वो देख सकता है, क्योंकि जो रे आ रही हैं पी और क्यू से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी मिरर से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको कहाँ दिखेंगी, उसकी आंखों को तक पहुंच जाएंगी। और जो रे आएगी ऑब्जेक्ट आर से वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ना ही वो बूजो तक पहुंचेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका पता ही नहीं है यहाँ पे कहाँ पे जाके इसने इंसिडेंट करना है, इसलिए वो आर को नहीं देख पाएगा। यहाँ पे देखिए ड्रा करके बताया है कि जब ये पी और क्यू से जो रे आ रही हैं इनकी जब रिफ्लेक्शन होगी वो पहुंच जाएगी, लेकिन आर की बहुत दूर से आ रही है, उसकी रिफ्लेक्शन पता नहीं कहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी कहाँ जाएगी, वो डिपेंड करता है उसके एंगल पे, इसलिए आर को बूजो नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको पोजीशन बतानी है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए। उस ऑब्जेक्ट की इमेज बतानी है जो ए पोजीशन पे है, वो भी प्लेन मिरर में कहाँ पे होगी। क्या पहेली जो है वो जो बी पोजीशन पे कौन है पहेली, क्या वो इसकी इमेज देख पाएगी। क्या जो बूजो है सी पोजीशन पे वो इसकी इमेज देख पाएगा। कब पहेली मूव करेगी बी से सी पोजीशन पे, वेयर डज द इमेज ऑफ ए। जब बी से सी पे पहेली जाएगी तो ए की पोजीशन जो है वो क्या होगी। देखिए जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन ए पे है वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इट विल बी एट द सेम डिस्टेंस, होगी इतनी ही डिस्टेंस पे जितनी डिस्टेंस से ए ऑब्जेक्ट है। तो आपसे बोला था क्या बी को ए की इमेज दिखाई देगी, बूजो को पहली को जो बी पोजीशन पे है क्या ए की इमेज दिखाई देगी, हाँ दिखाई देगी, बिकॉज जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी ए से वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, पहेली तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट है क्या बूजो को इसकी इमेज दिखाई देगी, तो बूजो को भी इसकी इमेज दिखाई देगी क्योंकि बूजो तक भी रिसीव हो जाएगी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ए के द्वारा। तो अगर हम ट्रेस करते हैं रिफ्लेक्टेड रे जो है बी और सी से बैकवर्ड, तो वो कन्वर्ज करती हैं, कन्वर्ज मीन मिलती हैं कौन से पॉइंट पे, जो कहाँ पे है मिरर के पीछे है। तो जो पोजीशन है इमेज है जो ए की वो फिक्स्ड होगी, अगर पहेली जो है बी से लेके सी तक भी पहुँच जाए तब भी उसकी पोजीशन जो है फिक्स रहेगी, जहाँ वो है वो वहीं पे रहेगा। तो इसके साथ ही आपके ये टेक्सचुअल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।